बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ में आपका मेज़बान राजा ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। माह रमज़ान जो है वो आधे से ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो वक्त जो है वो गुजर चुका है, और वक्त जिस तेज़ी के साथ गुजर रहा है बिल्कुल पता नहीं चलता। और हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि ये जो रहमतों का महीना है, ये जो बरकतों का महीना है, ये हमारे साथ रहे। और ये एक महीना जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की जानिब से एक रहमत का महीना इसलिए भी कहा जाता है कि इस एक महीने की जो सारी प्रैक्टिस होती है वो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी एक रूटीन को वो हम सारा साल लेकर चलें। और रमज़ान का जो महीना है इसकी फ़जीलत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये सिर्फ़ खाना ना खाने का नाम नहीं है। ये रोज़ा जो है ये इंसान के आमाल के साथ बिल्कुल इसी तरह से नत्थी होता है जैसे आपकी रूह आपके साथ नत्थी है। और ये एक बहुत मौका होता है जो जैसे भी फरमाया गया है कि ईमान वालो तुम पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो ये तकवा है, परहेज़गारी है, इसकी बहुत अहमियत है। इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी में, और आई थिंक ये जब एक महीना इस तरह से आता है हम सब की ख्वाहिश जो एक बस बढ़कर होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जानिब से ये कुरान मजीद के ज़रिए से जो एक अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल करें। और इंसानियत की जब बात करते हैं, खिदमत की बात करते हैं, हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, उसकी अहमियत भी इस ख़ास महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। और इस ख़ास प्रोग्राम की एक ख़ास बात आज ये भी है कि हमारे साथ एक ख़ास हमारी जो मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं कि जो हमारे कुकिंग सेगमेंट को वो डील करती हैं, और क्या खूब खाने बनाती हैं। और माशाल्लाह ऐसे खाने बनाती हैं कि जब रमज़ान में हम अफ्तारी में इनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो लेकर जाते हैं तो लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है। उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गेस्ट का मैं तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ बहुत ही दो ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सुलहरिया साहब, आप चेयरमैन हैं इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के, प्रोफेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के, जो कि IBPC जिसको कहा जाता है, और बानी चेयरमैन हैं इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के भी। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये माशाल्लाह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई यूनिवर्सल सा आपका बनता चला जा रहा है कॉम्बिनेशन। बस ऐसे ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं राजा अमजद साहब जो कि चेयरमैन हैं ब्रिटानिया क्रिकेट लीग के। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? आज तो राजी हो गए पास प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं कुकिंग सेगमेंट में आज शहनाज आपा। अस्सलाम वालेकुम शहनाज आपा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैं देख रहा हूँ बहुत तैयारी के साथ आप आई हैं माशाल्लाह। क्या बना रही हैं आज? अल्लाह का शुक्र सब ठीक। आप लोग सब खैरियत से हैं? बिल्कुल रमजान कैसे ठीक है, गुजर रहे हैं आप बिल्कुल सबके? आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना है तो बहुत सोच समझ की डिशेस में इजी लेकर आती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कोरियन स्टाइल चिकन विंग, स्टिकी चिकन विंग, स्वीट एंड सावर। तो ये मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसमें अज्जा जाएंगे तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये 1 किलो से ज़्यादा चिकन विंग है विद स्किन, और इसमें जाएगा 1 अंडा और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये ब्लैक पेपर, ये होइज़न सॉस है, थोड़ा शुगर जाएगा और नमक, और ये गार्निशिंग के लिए है ग्रीन ऑनियन के पत्ते, और ये पीनट, क्रश्ड पीनट, और तिल है, क्या बोलते हैं इसको, सेसमी सीड, और अदरक लहसुन थोड़ा सा। काफ़ी चीज़ें इसमें जाती है, बस एक दफ़ा आप डाल के मिक्स कर लें तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। और ये है चिली सॉस और स्वीट सॉस मैंने मिक्स किया हुआ है दोनों, और ये ब्लैक पेपर, और इसमें हमें कॉर्नफ्लावर और ये क्या नाम है मैदा जाएगा, और बाद में हम इसे कोटिंग करेंगे मैदे से, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी मैं अभी अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल ये कीजिए, क्योंकि मैं तो अपना बैग साथ में लेकर आया और ये सब कुछ जो है आज मैं टीम को बताता चलूँ कि मैं अपने बैग में लेकर जाऊँगा और अफ्तारी जो है बहुत मजे की करूँगा। शहनाज आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं आप लेके जाएं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। प्रॉपर तरीके से
कंटेनर बैग्स में आपको देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बेहतरीन है, बेहतरीन है। वैसे एक बैग रिजवान साहब आप भी लेके जा सकते हैं, मिलके कर लेंगे। अच्छा रिजवान भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि आप चूँकि पेशे के एतबार से वकील हैं, सोलिसिटर हैं, ब्रिटेन सोलिसिटर जो है आप उसको लीड करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो से आप समाजी इसके अलावा जो सरगर्मियाँ हैं उनका भी आप हिस्सा रहते हैं। IBPC का एक डिपार्टमेंट जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत आप अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बानी चेयरमैन भी रहे इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के। ये इतना जो ये कम्युनिटी वर्क है, ये साथ में आप लेके चल रहे हैं, बतौर वकील भी काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह? देखिए, मैनेजमेंट स्किल्स आप में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो आप मैनेज तो कर ही लेते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप में थोड़ा जज्बा होगा, वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको कोई ना कोई देखना पड़ता है कि आप मतलब जो है ना किस तरीके से कर सकते हैं, और समवन हैज़ टू स्टार्ट। किसी ना किसी को तो करना है कुछ ना कुछ काम, जो हम थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल सकते हैं। देखिए, हज़ारों लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, जिनका कोई किसी को पता नहीं होता। आप इस शहर में भी देख लें, लंदन में भी, तो मैक्सिमम 500 से 1000 लोग होंगे जो वाइब्रेंट हैं, जो नज़र आते हैं, जो कुछ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो फंक्शंस में आते हैं। कुछ उसमें कुछ लीडर्स हैं, कुछ उसमें मैनेजमेंट स्किल्स के हामिल हैं। तो हर किस्म के लोग हैं दुनिया में, अल्लाह ने हर एक की ड्यूटी लगाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर आप अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिधर आप रहते हैं उस मुल्क के लिए, उधर के बाशिंदों के लिए कुछ कर सकें, इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। बेसिकली तो ये पर्पज़ है ज़िंदगी का, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे। तो इसलिए मेरा यही मार्टो है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक जो जरिया बन जाता है, एक चेन बनती चली जाती है, और वो कारवां बनता चला जाता है, और उसी कारवां को साथ में राजा आफ्ताब साहब जो हैं ये भी लेकर चल रहे हैं। राय साहब, आप बताइएगा कि आप जिस तरह से एक क्रिकेट लीग जो है आप उसको लीड करते हैं, इस हवाले से ये बताइएगा कि ये जो ये थीम बेसिकली ये बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, क्योंकि ये कौमी खेल भी यहाँ पे क्रिकेट जो है वो माना जाता है। तो इस हवाले से क्या सरगर्मी जो है वो रहती हैं थ्रू आउट सारा साल, और ख़ासकर रमज़ान के दिनों में भी? जैसे अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही, तो आपने बताया कि एक रमज़ान सीरीज़ जो है वो भी आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें 40 ओवर्स 10 ओवर्स की गेम भी होती है। इस थीम के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई, ये होता है कि बेसिकली रमज़ान में ये होता है कि हम 3 कंपटीशन खेलते हैं, जिसमें 3 कंपटीशन में ये होता है कि T20 होता है, T10 होता है, और 40 ओवर की लीग होती है। जिसमें अगर हम 40 ओवर की लीग खेलेंगे तो रमज़ान के महीने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। जो रोज़े में हैं आपको लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी, जैसे बॉलर फिर उस तरह करते हैं कि बॉलर को 8 ओवर करने होते हैं 40 ओवर में। तो ये करते हैं कि हम कट शॉर्ट करते हैं कि T10 की लीग करवा लेते हैं। कंपटीशन T10 का हो जाता है या T20 का। नेक्स्ट वीक हमारा लीग शुरू है जिसमें T20 करवा रहे हैं। T20 में ये होता है कि तकरीबन इसमें 3 घंटे की गेम होती है, 3.5 की घंटे गेम होती है, ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमें ये होता है कि चलो रमज़ान के महीने में क्रिकेट भी खेल लेते हैं, और हम लड़के जो है ना कि इतनी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। जैसे रमज़ान में आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इस लिहाज से हमने मैनेज करना होता है सारे टूर्नामेंट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन खास करके इस मुल्क में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी वेदर देखें, इतनी सर्दी गर्मी भी नहीं है, तो बंदा चल जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में ना, तो फिर आपको इशू होता है। और आई थिंक बल्कि आपके मोटिवेशन ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स तो माशाल्लाह रमजान में रोजे रखकर भी खेलते हैं। इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनल आप मोहम्मद रिजवान की मिसाल हमारे सामने है। देख लें, मोइन खान है हमारे जो इंग्लिश क्रिकेटर है, उनकी मिसाल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हमारे लिए। एक क्रिकेट के लिए हिस्ट्री में देखा है माशाल्लाह, आमला जो साउथ अफ्रीका से खेलते थे, साउथ अफ्रीका से, ये माशाल्लाह वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं बोलता हूँ कि हमारी जिंदगी में था। तो एक कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अटैच हैं आपकी लीग्स के साथ? माशाल्लाह हाल ही में तो सारे मैं जानता हूँ कि अभी शाहजेब हसन था, हमारे लिए खेलता था। अभी क्या ना पिछले साल था आदिल मलिक का, जो शुएब मलिक का छोटा भाई है, वो हमारी लीग में खेल रहा था। आगे अली खान है जो सेल्कोल्स स्टैलियन से खेलता है। ये और 1-2 बार सदम मैदी खेल के गया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सुहेल मकसूद, वो हमारी लीग में खेल के गया। तो सारे प्लेयर आते जाते हैं जिस तरह। और आपको बहुत फ्रेश करती हैं ये एक्टिविटीज़ जो है, खास कर रमज़ान के दिनों में हम अगर बात करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इस हवाले से। तो नाज़रीन, आप भी आ सकेंगे प्रोग्राम में, शामिल हो सकेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिजवान सुलरिया साहब, IBPC के जो एक बुनियादी मकासद हैं वो क्या हैं? देखिए जी, 2 मेजर हमारे मकसद हैं। एक मकसद ये है कि पाकिस्तान को प्रमोट करना, और बरतानिया और पाकिस्तान के माबैन जो है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करना बिजनेसेस के हवाले से और प्रोफेशनल्स के हवाले से।
और जो दूसरा बड़ा उसका सेगमेंट है वो ये कि आप अपने लोगों को प्रमोट करें, जो आपके मेंबर्स हैं आप उनको आगे लेके आएँ, आप उनके लिए वर्किंग करें, उनके बिजनेसेस बेहतर करें, उनकी सोशलाइजिंग बेहतर करें और उनके दरमियान इस किस्म की हमआहंगी पैदा करें कि वो आने वाले वक्तों में एक दूसरे के साथ अच्छे साथी बन सके, दोस्त बन सकें, मुश्किलात में एक दूसरे के साथ खड़े हों। और अच्छे वक्तों में तो हम खड़े होते ही होते हैं, लेकिन मुश्किलात में खड़ा होना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इसके हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पर अभी 2 साल पहले हो गया हमें, हमने कोविड में पहला एक टूर्नामेंट किया था जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सारे लोगों को इकट्ठा करके टेनिस बॉल का, टेप बॉल का टूर्नामेंट किया। फिर हमने लास्ट ईयर जो किया उसमें 16 टीमें आई, उसमें पाकिस्तान हाई कमीशन की टीम्स भी आई और मुख्तलिफ जो है वो हमारा प्रोफेशनल ही नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आएँ, सोशलाइजिंग करें। जो हमारे इख्तलाफात हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने मर्जी हम अपने इख्तलाफात करें, हमें एक नेशन बन के बाहर रहना चाहिए। तो इसलिए हमारा वो एक इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम उसको करने जाएंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उसके अलावा हम एक एक्सपो करने जा रहे हैं सितंबर में होपफुली। उसके लिए हम बुकिंग करवाने की आजकल वो कर रहे हैं, नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। उसमें हमारा टारगेट है 100+ एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान से बुलाया जाए जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं यहाँ पे या वो बिजनेस करना चाह रहे हैं और वो जेन्युइन बिजनेसमैन जो चैम्बर्स उनको रिकमेंड करें। हम इस सिलसिले में पाकिस्तान गए जनवरी में और हमने पाकिस्तान में काफ़ी विजिट्स किए। तमाम चैम्बर्स के जो वाइब्रेंट चैम्बर्स हैं जिसमें सियालकोट है, लाहौर है, फैसलाबाद है, उसके बाद अपना पिंडी है, इस्लामाबाद है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तो सबके ऑफिस में गए, चैम्बर्स से मिले। उन्होंने बताया कि हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ओनली एग्जीबिशन कहीं की गई हो। राइट राइट। हमेशा हम मुख्तलिफ लोगों की एग्जीबिशंस में जाते हैं, स्टॉल बुक करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस दफ़ा हम ऐसा काम करें कि आने वाले वक्तों के लिए वो एक सिस्टम बन जाए कि पाकिस्तान ओनली जो है वो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन हो जिसमें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हों सिर्फ और वो प्रोडक्ट्स हों जो एक्सपोर्ट हो रही हैं उसको बेहतर अंदाज में एक्सपोर्ट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक वो जोश और जज्बा होना चाहिए क्योंकि देखिए ना नाज़रीन, हम सब जो हैं वो बुनियादी तौर पर ज़्यादातर तादाद में इमिग्रेंट्स और वैसे भी आदाद व शुमार के मुताबिक लगभग तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बरतानिया में मौजूद है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से रिजवान सुलरिया साहब और राजा अमजद साहब जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपनी कम्युनिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। राजा साहब ये बताइएगा कि इसका जवाब मैं बल्कि बाद में रिजवान साहब आपसे भी चाहूँगा बतौर माहिर कानून की हैसियत से भी, कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए। उनको जो सबसे बड़ा एक मसला होता है वो जॉब्स के हवाले से होता है, वो सिस्टम को समझने के हवाले से होता है। कुछ जैसे वहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर आके शायद उनका टैलेंट जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। तो कोई ऐसी स्कीम आपने इंट्रोड्यूस करवाई है जो इमिग्रेंट्स के लिए खास तौर पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से उनको कॉम्पनसेट किया जाए आपकी लीग के थ्रू? बेसिकली मैं इसके बारे में शायद सलेडिया भाई ज़्यादा लीगली जी लीगली उनका लेंगे वर्जन लेंगे, लेकिन मैं तो यही करता हूँ कि बेसिकली हमारा ये होता है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। एज ए कोई अगर अच्छा प्लेयर है तो उसे एज ए किसी लीग में इंट्रोड्यूस करवा के थोड़ी बहुत ही फाइनेंशियल वो भी पैसे पे करते हैं, इस तरह करवा सकते हैं। तो या तो किसी को अच्छी लीग में खिला सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, बेसिकली जॉब दे सकते हैं। लेकिन इससे आगे बेसिकली वही है कि मैं बोलूँ लीगली सलेरिया भाई हैं वही बता सकते हैं कि उनके लिए क्या सकते हैं। लेकिन एज ए हेल्प कम्युनिटी की हेल्प जिस तरह हम कर रहे हैं, बेसिकली मैंने वहाँ से शुरू इस बेसिक मेरा यही था कि शुरू करने का कि आज से 3 साल पहले मुझे डॉक्टर ने 6 महीने बोले थे यू गो 6 मंथ टू लिव। तो मेरा हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। एक बच्ची थी 21 साल की जिसने दिया था। उसके बाद मैं आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अपनी कम्युनिटी की कैसे हेल्प करूँ। अल्लाह अकबर, मतलब आपका ट्रांसप्लांट जो है हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है। वाह वाह। एक बच्ची ने मुझे हार्ट एंड लंग्स दिया था, तो 21 साल की बच्ची और मेरी बेटी की उम्र 21 साल है। जी जी। तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, एक गोरी थी, मेरी बेटी को अल्लाह ज़िंदगी दे। प्रॉब्लम ये थी कि वो उसके बाद जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अपनी कम्युनिटी में कोई ऐसा काम करूं या कम्युनिटी को हेल्प कर सकूं। मेरी नज़र में कुछ नहीं था। यानी उस एक इंसिडेंट ने सारी जिंदगी जो है एक जो विजन है वो तब्दील कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं शायद क्यों ना करूं कि शायद क्रिकेट लीग शुरू करूं जो मेरा प्रोफेशन है। तो उसमें मैं ये सोच रहा था, मैं आगे पीछे जैसे सलेरिया भाई भी देखते हैं, आप जा रहे हैं कि हमारे यंगस्टर काफ़ी
आप देखें बाहर कोई ड्रग पे लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई इस तरह आवारा घूम रहा है। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है ना, बुनियादी तौर पर एक प्लेटफॉर्म आप उनको देते हैं फिर कि उसके बाद सर जी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिशन शुरू हुआ 4 साल से। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे माशाल्लाह एक बच्चा 9 साल का छोटे भाई का माशाल्लाह एसेक्स ट्रायल में कल गया, वो अंडर-9 उनको ले लिया है, मेरा बेटा खेल रहा है। एक लड़का जो हमारा जुनैद हमारी लीग से खेल के गया है, वो मीरपुर रॉयल से खेला है जी। तो जो मीरपुर की लीग होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मेन एम है कि कोई भी खास करके अंडर 15 जो यूथ है उसको पकड़ना है। बाकी जो बड़े हैं वो तो खुद अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा वो मेन होम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन सही मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही एक वो जोशो जज्बा होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे ये जो यहाँ पे मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि इसी जज्बे के साथ अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए। रिजवान सुलरी साहब, लीगली मैं आपसे 2 पॉइंट पूछूंगा। एक तो आपकी तंजीम के हवाले से भी कि आपकी तंजीम क्या काम कर रही है, जैसे आपने बताया कि कम्युनिटी को प्रमोट करना, और इस हवाले से जो स्टूडेंट्स खास तौर पर आते हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है, क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्रिकेट से रिलेटेड या कि कोई खेल से रिलेटेड, अगर पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं लोग, तो क्या एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसको वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी को यूटिलाइज करके वो इस मुल्क में आ सकते हैं, क्योंकि एक स्पॉन्सर की उनको भी जरूरत होती है, तो उस हवाले से क्या जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जानी चाहिए? देखिए डेफिनेटली जो जैसे इनकी लीग है राज साहब की, वो ये टियर 5 का लाइसेंस ले सकते हैं, टियर 5 का लाइसेंस ले सकते हैं, राइट। उस पर टियर 2 और टियर 5 का लाइसेंस ले सकते हैं। उस पर स्पोर्ट्स पर्सन को 2 साल के लिए बुला सकते हैं, 6 महीने के लिए, डिपेंड करता है कि कितनी इनको जरूरत है, तो उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो परमानेंटली तो यूके में बनता नहीं है, उसका जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क में परफॉर्मेंस देनी है। जो इधर के लोग हैं वो डेफिनेटली उनको ये वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं, उनको वैसे ही सिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो नई स्किल्स हैं, जो नई टेक्निक्स हैं यहाँ पे रहते हुए, तो जब भी पाकिस्तान से, मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से ताल्लुक है तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, तो अगर उधर से बुलाना चाहते हैं तो टियर 5 का लाइसेंस इनके पास होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, उस पर ये बुला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके लाइसेंस लेने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, नंबर 1। बाकी रहेगी बात कि यूथ के लिए ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, हम उस पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर ज़ाहिर है हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, 3-1 साल हुए अभी, तो हम सोच रहे हैं कि यूथ प्रोग्राम भी होगा डेफिनेटली जब हम ग्रो करेंगे IBPC के थ्रू। हाँ, यूथ का एक प्रोग्राम, जो इधर ही लोग रहते हैं। पहले तो हमारी अपनी जो यहाँ पे यूथ है, अब देखें ना, वो भी तो बहुत बड़ी तादाद में है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पे ना जाएं, दूसरे काम ना करें, तो उनको VN कौन देगा? हमारे लोगों के VN के भी बड़े मसाइल हैं, क्योंकि हमने अपना कल्चर भी नहीं छोड़ना, अपना सिस्टम भी नहीं करना, उसके अंदर रहते हुए हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर उस पर काम करेंगे डेफिनेटली। बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो टियर 2 का लाइसेंस जिनके पास है, स्पॉन्सर्स के पास, उस पर स्विच कर सकते हैं, उनके पास अगर स्किल्स हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसके बाद वो अगर डिग्री कर लेते हैं तो उनको 2 साल के लिए वैसे ही जो है वो गवर्नमेंट ने वर्क परमिट दिया, PSW जो है वो दोबारा से उन्होंने स्कीम जो स्टार्ट कर दी। जी वो बिल्कुल उस पर लोग ले रहे हैं और 2-2 साल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। उसके बाद जॉब भी आपकी अच्छी मिल जाती है, आपके जो आपने एक्सपेंसेस जो अपनी एजुकेशन पे लगाए होते हैं आप सारे पूरे कर जाते हैं, 1 साल में पूरे कर जाते हैं। सो इसलिए बड़ी अच्छी स्कीम है जो भी लोग इस वक्त बरतानिया डेफिनेटली एजुकेशन इंडस्ट्री बूम कर रही है, इसी वजह से कि उन्होंने अच्छा इंसेंटिव दिया है। इससे पहले उन्होंने बंद किया था और मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने सीखा है इससे, क्योंकि इनको लॉस हुआ, इनकी इकॉनमी में, इनके बाद लेबर शॉर्ट हो गई, इनके बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, तो अब उसको ये कवर करने के लिए इन्होंने अच्छी स्कीम का आगाज़ किया। और डेफिनेटली अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, वी आर मोर देन विलिंग टू असिस्ट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यही वो एक जोश और जज्बा होना चाहिए मदद का, खिदमत का, कम्युनिटी के लिए। राय साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से रिजवान साहब ने बताया कि एक मुख्तलिफ कैटेगरीज लीगली तौर पे अलाउ तो करती हैं कि आप टियर 5 का सहारा लेके मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं, जो हुनरमंद, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको आप बुला सकते हैं। तो इस हवाले से आपको कोई इरादा है कि कोई एक स्कीम स्टार्ट की जाए कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए? नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं जी, क्योंकि मुझे इसके बारे में शायद इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन भाईजान ने जिस तरह कहा, इसलिए भाई ने अभी कहा है कि इसमें इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया कि जिसमें क्यों नहीं फाइनल आप जो हमारे यहाँ सर पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ से ऐसे है कि जो बंदे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन क्या नाम है, क्रिकेट का जो किट है, बूट है, वो भी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। वरना अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो, जैसे ये मैं इनसे इंशाल्लाह मिलूंगा, तो ऐसा सिस्टम बनता है तो हम ज़रूर क्यों नहीं, हम उनको स्पॉन्सर भी करेंगे, इधर कॉन्ट्रैक्ट भी कराएंगे। अगर वो 6 महीने साल वो अगर लगा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो कि अपना बेस वो अपना स्टार्ट कर सकता है। अगर कोच की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जिंदाबाद। एब्सोल्युटली राइट। चलिए जी, पूछते हैं जी शहनाज आपा, क्या अपडेट है, क्या बन रहा है, कहाँ तक पहुँच गई, सारी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं?
अभी हाफ वे पे हैं हम, अच्छा। इंशाल्लाह ताला अभी तैयार हो रहा है। मैं chicken देख रहा हूँ fry तड़का बहुत जबरदस्त लगा रही है, मैंने भी बैग अपना साइड पर तैयार करके रखा हुआ है। जरूर जब तैयार हो जाएगा ना तो फिर आप लेके जाएगा, रोजा जी खोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिजवान सुलरिया साहब, हमने देखा है कि माह रमज़ान में इंसान बुनियादी तौर पे एक नए विजन के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक अपनी ज़िंदगी में एक निस्बुल ऐन जो है वो लेकर आता है। आप क्या समझते हैं इस महीने में, माह रमज़ान में ख़ास तौर पे जो कम्युनिटीज़ जो हैं जिस तरह से एक साथ मिलकर बैठती हैं, और ये इसको सेलिब्रेट जो है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करती। हमने देखा है कि बरतानिया जो कि एक मल्टी कल्चर कंट्री है, इंटरफेथ हार्मनी की यहाँ पे एक बहुत अहमियत है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हमारे साथ अफ्तारियों में जो हैं वो शामिल होते हैं। इस माह रमज़ान की बदौलत कम्युनिटीज़ को किस तरह से यकजा किया जा सकता है, ख़ास तौर पर बरतानिया में? देखिए, हमने तो अपना IBPC के एवरी संडे हमने एक इफ्तार रखा हुआ है। मुख्तलिफ लोगों को हम बुलाते हैं जी। कि वो आए हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें, हम उनके साथ बैठें। और मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो होते हैं, कि इंटरफेथ एंड हार्मनी का एक जो है सारा कॉन्सेप्ट सामने नजर आता है। डेफिनेटली देखें, अगर हम मिलेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तो हम उनके बारे में गलत फहमियाँ पालेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप लोगों से बात करें, उनके बारे में जानें, समझें, फिर उसके बाद अपनी राय कायम करें। ना कि हम सिर्फ सामने से देख के किसी बंदे को या उसकी कि कहीं सुनी सुनाई बातों के ऊपर राय कायम ना करें। अनफॉर्चुनेटली इसको हमें जो है वो स्नब करना है इस अमल को, और लोगों से मिलना है, डायलॉग करनी है, उनसे पूछना है कि वो क्या समझते हैं, किस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव काम करना बड़ा आसान है अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसी तरह से राय साहब, आप ये बताइएगा कि खेलों का क्या किरदार है कि वो कम्युनिटीज़ को यूनाइट कर सकती हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिकेट ही की बात करते हैं तो आपकी लीग में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से यूनाइट किया जा सकता है खेलों के ज़रिए कम्युनिटीज़ को? बेसिकली ये बात, जैसे एग्जांपल दूं, जो मेरी लीग है, मैं अपनी लीग के हवाले से बात करूंगा, तो इसमें यह है कि इंडिया की टीम है, जिस तरह एक पंजाब की टीम है, इसमें माशाल्लाह पहले बांग्लादेश की एक टीम थी, श्रीलंकन लड़के भी खेलते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप खेल रहे हैं, उसके बाद ये होता है कि हमारी मीटिंग होती है, मैच में मिलते हैं। जैसे ये हमारा T10 ये T20 का जो कंपटीशन होता है ना, ये एक ही दिन एक ही ग्राउंड पे 4 टीमें होती हैं। 4 टीमें मीन 50 बंदे होते हैं जी। तो उसमें ये होता है कि आप गुल मिल जाते हैं, फिर उनसे यही होता है कि आप क्या इस सिस्टम में रहता है राब्ते। जैसे एग्जांपल दूं, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि वो रह गया, यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस, आप किसी को कोई हेल्प चाहिए, हम एक दूसरे की तरह चल रहा है सिस्टम। जैसे कोई बंदा केटरिंग का कर रहा है, कोई किस प्लांट का कर रहा है, कोई मतलब ऐसे ये सलेरिया बाई या सोलिसिटर, इस तरह हमें फिर खेलते हैं तो हमें इससे लिंक मिलते हैं कि आगे यार कम्युनिटी में ये भाई है, किसी को कोई ज़रूरत है या कोई ज़रूरतमंद, हम उसकी हेल्प भी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किस तरह सोच रहे हैं, जिस तरह आप सोचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात उस तरह आपकी हेल्प भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अमाल का जो दारोमदार है वो तो नियतों पर है। इस पर मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा। जी जी जी। जैसे हमने 2 साल में एक्सपीरियंस किया, अभी तीसरे साल में इंशाल्लाह करेंगे, कि 16 टीमें हमने बुलाई लास्ट ईयर ना। 16 टीमों का आप उसको मल्टीप्लाई बाय एक टीम में मैं भी था वैसे। हाँ जी, आप उसको मल्टीप्लाई बाय करें 16 लोगों के साथ, आप देखें कितना बड़ा नंबर है। 2000 से ज्यादा लोग आए वहाँ, और ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ मेला था, वहाँ पे लोग आ रहे थे, और कम्युनिटी का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। और उसमें ना हमने पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करवाया कि पार्टीज़ भी आए, लॉयर्स भी आए, अकाउंटेंट्स भी आए, हाई कमीशन भी आए, यानी सब लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझें। और उसमें मैंने देखा था सारे एक साथ मिलकर एक टीम होकर खेल रहे थे, बावजूद उसके कि अगर किसी का ताल्लुक किसी दूसरी सियासी जमात से है या किसी दूसरी लॉ फर्म के साथ है, इस सब के बावजूद 16 टीमों के लोग जो हैं वो बिल्कुल यकजा थे। यानी एट द एंड जो है वो जीत हमारी कम्युनिटी की हुई थी। डेफिनेटली ऐसा ही है, और मैं समझता हूँ कि हम राजा साहब के साथ मिलकर उस पर हम फर्दर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उस पर उस दिन, क्योंकि हम अगस्त में इसलिए रखते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को माशाल्लाह, तो उस लिहाज से हमने अगस्त में इसलिए रखा हुआ है इसको, आज़ादी के नाम से हम उसको आज़ादी कप कह लें, मेला कह लें, टूर्नामेंट कह लें। हम डेफिनेटली उसको इस दफ़ा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें सबकी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, राजा साहब की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा कोई इवेंट नहीं है, या आप लोगों का इवेंट है। मुझे इसमें कोई पर्सनली फ़ायदा नहीं है, या आप कोई ज़ाती तशहीर का मकसद ही कोई नहीं है हमारा तो मकसद ये है कि हम कम्युनिटी को यकजान कर सकें, और इस पर वेस्ट से भी लोग आए, ईस्ट से भी आए, जिधर से भी मर्जी आए और पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें।
बिल्कुल बिल्कुल, यही असल बात होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि जब तक आप जो मुख्तलिफ कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं लेकर आएंगे, इससे यकीनन आपकी ज़ात को तो फ़ायदा होगी, लेकिन आपकी ज़ात के साथ साथ दूसरे बहुत सारे लोग जो हैं उनको फ़ायदा होगा। और इंसानियत की खिदमत का जज्बा ही जो है वो सबसे बढ़कर होता है, और यही वजह कि हकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो भी दीन इस्लाम में फरमाई गई है। राय साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि हमने देखा है कि कम्युनिटीज़ में लोगों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं। हम अगर यहाँ पे बरतानिया में बात करते हैं, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी हम बात करते हैं, तो वो शायद अपने जो रोज़े माश में वो इतने यानी मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके लिए टाइम मैनेज करना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर अपनी जॉब्स में है तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकें। तो अपनी रूटीन को मैनेज करना, एक बैलेंस टाइम टेबल के तहत रखना कि जिसमें आप ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन एक्टिविटीज़ में भी शामिल होना, इसकी किस हद तक अहमियत है? ये सर जी मैं बोलूँ खास करके ये हमारी कम्युनिटी जो है ना, उसमें तो मैं समझता हूँ कि 75% इशू है टाइम निकालना। वो कहते हैं 6 बजे जॉब खत्म होनी, थके होंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन मैं आपको बोलूँ एग्जांपल दूँ ना, जिस तरह मैं बहुत सारी बिजनेस भी करता हूँ, लीग भी चला रहा हूँ, आज बीमार बंदा हूँ, सही है गलत है? नहीं हो तो आप बड़े हशाश बशाश रख रहे हैं, राइट? लेकिन इसका मतलब है जब तक आप कुछ अपने लिए सोचेंगे नहीं, आप कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। एग्जाम्पल मैं दूं, जिंदगी में जैसे मैं बीमार था तो मुझे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मिला है, उसने मुझे यही कहा है कि अमजद अगर आप जो जिंदगी में सोचोगे वही आपके साथ होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैंने क्रिकेट खेलना है या मैंने इस जगह टाइम निकालना है, तो गारंटी है आपके लिए टाइम भी मिलेगा, आप खेलेंगे भी और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। जैसे मैं बीमार था, मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, whatever you're gonna think that's gonna happen to you। जी। तो मैंने उसी दिन से सोचा, जब मैं 6 महीने लाइफ सपोर्ट मशीन पे रहा हूँ, तो उसने कहा जो सोचेगा, तो मैं उसी दिन से सोचना अगर पॉजिटिव सोच रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज मुझे सारा पॉजिटिव देते हुए देख लें। चलिए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जैसे कि राजा अमजद साहब ने भी कहा है कि जो आप सोचेंगे वही होगा, और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि कमर्शियल ब्रेक आने वाली है, सो टेक ए ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ में राजा ज़ीशान खुश आमदेद कहता है। हमारे साथ हमारे दो बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट हैं, रिजवान सुरारिया साहब और राजा अमजद साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और उनके साथ साथ किचन सेक्शन में आज हमें ज्वाइन किया है शहनाज आपा ने। और शहनाज आपा से पूछते हैं कि क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा है? खुशबुएं तो यहाँ पर बहुत सारा ही आ रही हैं, लेकिन अफ्तारी का वक्त तो शाम में है। जी क्या अपडेट है शहनाज आपा? जी भाई, अभी बस मैं ये चिकन विंग मेरे तैयार होंगे, बस इसको असेंबलिंग करना, थोड़ा सा सॉस इसमें पकाना है और फिर इसको हमने दम पे रख देना है। थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला हमने, क्रश्ड भी है और बारीक भी है, ये हो गया। तो फिर अब हमने इसमें ये सॉसेस डाल देने। सॉस डाल देना है, फिर हमने सॉस डाल के फिर हमने ये चिकन विंग डालना है, ऊपर से ये पीनट्स और तिल के सर्व करना है। बस हमने इसको डेकोरेट करना है, बस तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि धुआं भी बहुत सारा निकल रहा है और तड़का बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है। और जितना तड़का अच्छा लगेगा जायका उतना ही बेहतर होगा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। रिजवान साहब, तड़के के बगैर समोसे या तड़के के साथ समोसे? कोरियन स्टाइल जरूरी है। तड़का हर चीज में जरूरी है। ये बड़ी गहरी बात कर दी आपने, ये सियासी बात कर दी आपने। जिंदगी में भी तड़का होना चाहिए, तड़के के बगैर कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कुछ इसी तरह ही होना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस फयाज बात कर रही हूँ लंदन से। माशाल्लाह। और मैं आपका प्रोग्राम 2 दफा से मैंने देखा है, आप बहुत अच्छे मौजू लेकर आ रहे हैं, आपको इसके लिए वेल डन। आपने बहुत अच्छा आज का यूथ का प्रोग्राम रखा है, बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट है। थैंक यू मिसेस बच्चे सुन रहे हैं, स्कूल की छुट्टी है, कल से खुल जाएंगे।
तो सबसे पहले आपको ये कहना था, बहुत बहुत आपको रमजान करीम मुबारक। और ये जो बहन है शहनाज, जी मैं इनको देखकर अपनी बड़ी बहन की याद आती है मुझे। उनका नाम भी शहनाज था, वो इस दुनिया में नहीं है। ये इतनी अच्छी खातून है, ये बेचारी इतने अच्छे अच्छे खाने आसान मेरे पास बनाती उनकी है। आवाज़ नहीं आ रही। और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनको भी रमजान करीम मुबारक कहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फयाज, मेरी बहन प्रोग्राम में आप शामिल हुई। और ये दरअसल नाज़रीन यही वो खुशियाँ हैं जो कि रमज़ान के माह रमज़ान में हम लोग मिल बांटते हैं आपस में। और वैसे भी खुशियाँ जो हैं वो तो बांटने से बढ़ती हैं। और वैसे भी रिजवान सुलाली साहब ने तो पहले ही कह दी, तड़का तो हर चीज़ में ज़रूरी है। तो शहनाज आपा मेक श्योर कीजिएगा तड़का आज अच्छा होना चाहिए। इसका कोरियन स्टाइल तड़का है। कोरियन स्टाइल तड़का है, कोरियन स्टाइल तड़का है। कोरियन स्टाइल तड़का है और इंशाल्लाह ताला आपको सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग मजबूर हो जाएंगे अपने घर पे जाके बनाने के लिए। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। रिजवान साहब ये बताइएगा कि हमने देखा है कि ख़ास तौर पे अफ्तारी का जब एक वक्त आता है तो हर इंसान का एक अपना अपना अंदाज़ होता है अफ्तारी करने का। कुछ लोग जो हैं वो पहले कुछ हल्का फुल्का लाइट एक जैसे खजूर हो गई, समोसा हो गया, और उसके बाद मेन मील की तरफ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट मील की तरफ ही जाते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी को चूज़ करते हैं? देखिए, मैं तो डेफिनेटली कोशिश, मेरी प्रेफरेंस होती है कि खजूर से ही रोज़ा खोला जाए। जी जी माशाल्लाह। और हर सूरत में यही होता है। और उसके साथ अगर दूध रूह अफ़ज़ा बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप दीगर चीज़ों को देखते हैं। जी जी जी। और स्पेशली फ्रूट चाट मेरी फेवरेट है। वाह माशाल्लाह। क्योंकि फ्रूट चाट जो है वो हमारे पाकिस्तानी सारे वही मोस्टली वही खाते हैं। और उसके बाद ही फिर दूसरी चीज़ों की तो हम देखते हैं। बचपन की कोई यादें बताएं, बचपन में जब रोज़े रखते थे उस हवाले से। शरारती थे बचपन में? मेरा हाल मैं अभी भी हूँ, ऐसा कोई अच्छा, मसला नहीं नहीं वो तो मुझे ऑफ द एयर पता ही है। वो हमें शरारतें बताएं जो ऑन एयर बताई जा सकती हैं। देखें, बचपन में मैंने 5 साल का था तो रोज़ा रखना शुरू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 5 रोज़े मैंने रखे थे पहली दफ़ा। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया, रोज़े रखते हैं बाकायदगी से। बाकी देखें, और इंसान की ज़िंदगी में चूँकि ये माह रमज़ान हर साल आता है और हमारी बहुत सारी यादें इसके साथ हमेशा वाबस्ता होती हैं। और जब भी माह रमज़ान आता है तो शायद आपके बैक ऑफ माइंड बहुत सारी जो बचपन की भी जो यादें होती हैं वो रिफ़्रेश होती हैं कि अच्छा जब माह रमज़ान में कुछ वो बचपन के वाक़यात जो हैं वो एकदम से रिवाइव होते हैं। तो कोई ऐसा कभी कोई ख़ास वाक़या आपकी ज़िंदगी में इस महीने को लेके? मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बचपन में यहाँ पे जितने भी मोस्टली लोग आए हैं वो कोई भी सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ। कोई भी मतलब मेरा हार्ड वर्क है, सबका सबने आके मेहनत की और छोटी छोटी जॉबें स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सेटल हुए हैं। और इस मुल्क ने बड़ा कुछ दिया, अल्लाह की रज़ा की वजह से मिला हमें। मैं समझता हूँ कि हम छोटे थे तो मस्जिद में रोज़ा खोलते थे। इधर तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान में था पहले। अभी पाकिस्तान में भी वो कॉन्सेप्ट कम हो गया। तो मस्जिद में रोज़ा खोलते थे और हर बंदा अपने घर से जो जो चीज़ें होती थी वो लेके जाते थे। तो डेफिनेटली फिर हमारी उस पर एक मतलब छीना झपटी भी होती थी। अच्छा। कोई अच्छी चीज़ आती थी तो उसके लिए ज़्यादा मसाइल होते थे। तो वो एक बड़ी अच्छी यादें हैं और वो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा टाइम वापस आएगा। चलिए, बेहतरीन है, बेहतरीन है जी। क्या अपडेट है? सुनने में आ रहा है कि शहनाज आपा आपने मुकम्मल कर लिया है पहली डिश। बताइए क्या अपडेट है? जी, पहली डिश तैयार है हमारी। ये चिकन कोरियन स्टाइल चिकन विंग हमारे तैयार हैं, स्वीट एंड सावर। आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड रेसिपी बता रही हूँ जो है फालूदे का शरबत। तो इंशाल्लाह ताला भी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। राइट, फालूदे का शरबत, ये बड़ा एक यूनिक किस्म का सागुदाना वो तो मैं बड़े बचपन से शौक से खाता हूँ। बचपन की बात हो रही है तो सागुदाना तो बचपन की एक खास डिश है जी। राय साहब आप बताइएगा। पेट खराब होने पे होता है। अच्छा, वो पेट खराब होने पे होता है, लेकिन शहनाज आपा वो वाला बनाइएगा जो कि पेट सही होने पे होता है। वो मेक श्योर कर लेंगे। मैं जी, सागुदाना पसंद है आपको भी? जी, सारे ये खाते हैं, सारे पसंद है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कभी खाया नहीं। अच्छा, क्या वैसे जैसे रिजवान साहब से के साथ भी यही क्वेश्चन किया, आपकी तरफ भी यही मैं क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि इस माह रमज़ान, इस खूबसूरत महीने की बहुत सारी यादें इंसान की ज़िंदगी में हमेशा दिल में होती हैं जो कि हम लोग सारा साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं। कोई ख़ास बचपन की यादें बेसिकली खाने का तो यही है कि जो हमारे नॉर्मल एशियन खाना खाते हैं वही देखा आपको, जो अमूमन इफ्तारी में होता है। तो बचपन की शरारतें इतनी तो ऑन एयर बताने वाले नहीं है, लेकिन अच्छा। एक मुझे याद है कि मैं शुरू से क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था। ओके। तो मैं क्रिकेट अगर मुझे नजर शायद तो मैं इसलिए तालीम में भी इतने ज़्यादा आगे नहीं गया। मेरा एक ही शौक था, क्रिकेट था।
तो क्या हुआ कि मैं रात को जो नाइट्स क्रिकेट मैच होते थे ना, तब मैं मकान के ऊपर छत के ऊपर सोता था। तो नाल मेरे अंकल होते थे, तो मैं उनको बोलता था कि यार मैं जा रहा हूँ, तो अगर अब्बू आए तो उनको बताना मत। क्या तो मैं पीछे से रस्सी लगा के ना छत से उतर जाता था, तो मैच खेलने के चला जाता था। वो अंकल ने 1-2 बार कहा, तो तीसरी बार क्या कहा कि अंकल ने खुद ही अब्बू को बताया ये रात को चला जाता है। सुबह में जब आया, तकरीबन वो होता है नमाज का टाइम 4-5 बजे, तो मैं जब सुबह तो वो मंजी मेरी गैब, अच्छा, मंजी गैब, मैं अभी किधर सोऊं जनाब। तो मंजी से नाज़रीन मुराद है ये पंजाबी का वर्ड है, चारपाई को मंजी बोलते हैं जी। खट भी बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं। वो गया फिर सर जी, उसके बाद वो प्रभु आए, फिर उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने किया है। अब मेरे बड़े सख्त वो थे, पंजाबी का वर्ड एक चित्रोल भी है। बड़ी चित्रोल, बड़ी चित्रोल हुई। फिर क्या बोलूं आपको, तो यही चलिए, ये तो वाकई ऑन एयर बताने वाली नहीं थी, लेकिन आपने बताई है। हम नाज़रीन की तरफ से आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आप भी आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, शामिल हो सकते हैं। अगर कोई बात करना चाहते हैं इस हवाले से तो यू आर मोर देन वेलकम। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने आ रहा है। रिजवान सुलरिया साहब, पिछले 2 साल से जो लाइफस्टाइल है वो एंटायरली डिफरेंट रहा है। अब कुछ जाके न्यू नॉर्मल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन रहा है, बहुत चेंजेस आई हैं तो पूरी दुनिया में। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पे अगर हम बरतानवी हुकूमत की बात करते हैं, गो कि उन्होंने कॉम्पनसेट तो किया है, क्योंकि आप का डेली बेसिस पे इन केसेस को आपने डील भी किया है, जिसमें फॉरलॉक की स्कीम्स और डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो इन्वॉल्व रही हैं। लेकिन अब हमने देखा है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो रही है। और पहले भी जब बात की जाती थी, लोग ये कहते थे कि द रियल डिजास्टर इज येट टू कम एंड दैट इज गोना बी द इकोनॉमिक डिजास्टर। आप क्या समझते हैं कि इस सब को अब रिकवर करने में कितना अरसा लगेगा? देखिए, बहुत टाइम लगेगा। चीज़ें ही बदल गई हैं। अगर आप देखें, हाई स्ट्रीट पे बहुत सारी दुकानें खाली हो रही हैं, लोग अब ऑनलाइन पे चले गए। ये एक बड़ी तब्दीली आई। उसकी वजह से क्या होगा, और वर्क फ्रॉम होम का कभी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कोरोना वायरस की वजह से ही हमें पता चला कि ऐसे भी काम हो सकता है। और कुछ लोग तो अब इस हद तक कंफर्टेबल हो चुके हैं कि दे आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग बाय होम, वर्किंग फ्रॉम जूम। और कंपनीज जो हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड हैं। देखिए, आपकी कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट ही ख़त्म होगी और सारे प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सारी लोगों ने कट कर दी। उसके बाद मीटिंग्स के लिए लोगों ने मिलना छोड़ दिया। तो देखें, चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन 100% हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, लोग जब तक बैठते नहीं हैं, सामने बात नहीं करते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं जो वो ऑनलाइन या उस तरीके से वो डिस्कस करना पसंद नहीं करते ना। उनके पास, देखें, इमिग्रेंट्स हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जो आम एक बंदे के पास फैसिलिटीज़ हैं, वो बेचारे पता नहीं किस तरह असाइलम सीकर हैं, कैसे आए हैं, किस तरह रह रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट कह रही है उनको रवांडा भेजेंगे, वो भी एक, मैं अब देखिए। अच्छा, उस पर बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जिस हवाले से अब ये गवर्नमेंट ने एक रवांडा की भी दरमियान में कहानी शुरू की है, किस हवाले से भी। शहनाज आपा की तरफ चलते हैं। जी शहनाज आपा, क्या अपडेट है? जी, अपडेट ये है कि अभी हम अपना ये फालूदा, साबूदाना का फालूदा शरबत बना रहे हैं। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं कि ये जेली है दोनों, और ये कंडेंस मिल्क है, और ये साबूदाना उबला हुआ। इसमें हम ये तुखमरियाँ क्या बोलते हैं इसको, बेजल सीड, तुखमलंगा कहते हैं जी इसको। तुखमलंगा या तुखमरियाँ भी बोलते हैं इंडिया में लोग, और ये बेजल सीड भी इंग्लिश में कहलाता है। तो ये सब मिक्स करके मैं इसका फालूदा बना रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। तुखमलंगे के साथ के तुखमलंगे के बगैर? मेरे ख्याल है तुखमलंगा के साथ ही। हाँ जी जी जी, चलें, इनका तो ये आपकी भी यही ओपिनियन। चलें, बहुत बेहतरीन है। इसके वजह से हेल्थ के भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदे जो है वो इस हवाले से होते हैं। रवांडा की तरफ हम आते हैं। राय साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे कि अब बात हो रही है कि कोविड के दिनों के भी हवाले से कि एक नया लाइफस्टाइल है जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, आपकी लीग ने इस हवाले से जो मुख्तलिफ खेल, क्या, क्योंकि जाहिर है हर जगह कुछ डिले आए हैं, लीग्स बहुत सारी नई भी हुई हैं, क्या लाइफस्टाइल में आप तब्दीली महसूस करते हैं कोरोना वायरस से पहले की जो ज़िंदगी थी और अब ये दरमियान में जो सारा एक न्यू नॉर्मल की कैटेगरी है, क्या डिफरेंस फील करते हैं आप इसमें? नहीं भाई, ऑब्वियसली मैं सलेरिया भाई की बात इत्तेफाक करता हूँ, इसीलिए कि एग्जांपल दो, जो मेरी टीम में अपना प्लेयर है तकरीबन, वो क्या है कि इंडिया से तलक रखता है, उसका रामा नाम है। तो वो क्या कर, वो मेरा एक रेगुलर बॉलर था, अच्छा माशाल्लाह मिडिल ऑर्डर में अच्छी बॉलिंग करता था। तो वो पिछले, जब से ये कोविड शुरू हुआ, तो पिछले 2-3 साल से वो इंडिया से ही काम कर रहा है, उधर जाके बैठ लेता है माशाल्लाह, अच्छी जॉब पे काम कर रहा है वो। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए काम कर रहा है आईटी में। तो क्या हुआ कि इस साल, जैसे एग्जांपल मैं आप दूं, तो मैंने कहा कि रामा भाई इस साल हमारा सीज़न है, तो उसने कहा नहीं अमजद, मैं जा रहा हूँ सीज़न में छुट्टियों में, तो काम वहीं से ही करूँगा, तो मैं सीज़न नहीं खोलूँगा। मैं एग्जांपल दूँ, ये तो इफेक्ट पड़ता है इस तरह के, जैसे लोगों को जैसे पता है कि आपको हर हालत में ऑफिस में जाना है, उधर जाना काम करना है, लेकिन अभी तो ये ना सारे, जैसे एग्जांपल वो
इंडिया चला गया, वहाँ से काम करेगा, तो वहाँ से सारा होगा, तो ये इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। एब्सोल्युटली वैसे भी क्रिकेट घर से नहीं खेली जा सकती। क्रिकेट घर से नहीं खेली जा सकती, ये वाहिद गेम है, वैसे घर से खेली भी जा सकती है। बचपन में वो जो किताब वाली गेम ये सही बात है। वो कहीं ना कहीं से स्कोर जो है वो चलाए जा सकते हैं। अच्छा जी, ये रवांडा में अब जो ये कहानी लेकर जा रहे हैं, इस हवाले से किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? बिकॉज कि अगर एक तरफ आप ये बात करते हैं कि आपने इमिग्रेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेट भी करना है, और उसके बाद आप अब ये कहते हैं कि दूसरे ममालिक में आप उनको भिजवाएंगे, तो ये जो एक सारा सिस्टम है रिजवान सुलरिया साहब, वो किस तरह से चलेगा कि जब आप कंपनसेट उनको अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्क में करेंगे? देखें, ये तो अभी एक कहानी है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले तजर्बा किया और 100% नाकाम हुआ है। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे और बहुत कम लोगों को वो अकोमोडेट कर सके हैं। पहले तो ये है कि वो यहाँ पे आएंगे, जब उनको भेजेंगे कैसे, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, उनको क्या किस तरीके से भिजवाएंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने क्लियर पॉलिसी नहीं दी, अभी तो ऐलान किया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो स्पेशली इस मुल्क में आया है, उस मुल्क के में उसने रवांडा के क्या हालात हैं हमें कोई पता नहीं, उसकी कंट्री रिपोर्ट क्या है, उधर लोग कैसे रहेंगे, सेफ्टी कैसे होगी। ऑब्वियसली आप रवांडा की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, उनको पैसे देंगे, लेकिन आप देखें कि आप किस कॉस्ट पे देंगे, उन इमिग्रेंट्स का क्या कसूर है। और देखें जो भी जिनको भेजेंगे, तो क्या आप यूक्रेनियन को भी उधर ही उसी तरह से भेजेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है कि आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर भी बड़ी सख्त आवाज़ उठाई जा रही है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पहली बात ये प्रैक्टिकली भी नहीं है। और दूसरे वो लोग बरतानिया में लेने जो आ रहा है असाइलम लेने के लिए, पनाह लेने के लिए, एक महफूज मुल्क उसको एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है UNCHR का मेंबर है जो बरतानी गवर्नमेंट का है, और ऑब्वियसली लोग आते हैं तो एक डेटरेंस के तौर पर इसको यूज़ करेंगे, जी आपको रवांडा भेजा जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके प्रैक्टिकली को बहुत। लेकिन रिजवान सुलरिया साहब, बतौर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं इसमें अगर कुछ ये बात कहूँगा, जैसे देखिए ना, जो असाइलम के मैटर्स हैं उसमें थ्रेट टू लाइफ जो है वो सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है कि आपने ये दिखाना होता है कि अगर आप जाएंगे तो आपको जान को आपको खतरा है। तो अगर आप किसी को एक दूसरे मुल्क के दरमियान में शामिल करके, क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि उनकी जान को वहां पे खतरा नहीं, वो भी खास तौर पे ऐसे ममालिक जो कि खुद स्ट्रगलिंग है? आई मीन रवांडा की जो इकॉनमी है वो हम सबके सामने है, एक यानी ठीक है एक डेवलप्ड कंट्री में आई थिंक उसको भी पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। आप मुल्क का इंतखाब भी शायद उस तरह से ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि जिसमें अगर आप रवांडा जो है वो दे रहे हैं, जो कि हुकूमत दे रही है, तो ये किस तरह से फिर मामला चलेंगे कि जो बुनियादी नुक्ता है कि इंसानी जिंदगी को आपने बचाना है, बुनियादी हकूक जो है वो देने हैं, वहां पे क्या गारंटी है कि वो मिल पाएंगे? देखिए, मेरी नज़र में तो ये एक नया गुआंतानामो बे खोलने जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिकन ने किया था कि वो जंगी कैदी, ये भी एक किस्म के जंगी कैदी की तरह ही, मतलब मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बड़ी गैर इंसानी हरकत होगी कि आप एक बंदा आपके मुल्क में पनाह लेने, आप उसको उठाएं और कहीं और फेंक दें कि जी आपके घर को रहने के लिए आए, मेहमान के तौर पर आपके लिए, साढ़े घर जगह नहीं है, तुझे उत्थे जाके देखो। राइट जी, और हम भी उत्थे जाके देखते हैं जी। शहनाज आपा ने देखते हैं कि माशाल्लाह कंप्लीट कर ली है अपनी जो रेसिपी है, और उनसे अब इस हवाले से अपडेट लेते हैं। जी शहनाज आपा। जी देखिए, हमारी दोनों डिशेस तैयार हैं, शरबत भी तैयार है और ये चिकन विंग भी हमारे तैयार हैं। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, देखिए माशाल्लाह, खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग एंजॉय करें, बनाइए अपने घरों में और बताइए कैसा लगा आपको, फीडबैक देके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज आपा। और वादे के मुताबिक आपने मुझसे वादा किया है कि ये दोनों चीज़ें तो आज मैं लेके जाऊंगा, और इस हवाले से मैं डील जो है वो पहले ही कर चुका हूँ, NRO में पहले ही ले चुका हूँ इस हवाले से। राइट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजा हमजा साहब, ये बताइएगा कि चूँकि हमने देखा है कि इस हवाले से जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है, ख़ासतौर पर चूँकि आप एक लीग को जो है वो लीड करते हैं, खाने का अगर हम फूड की जो हम बात करते हैं, इसका कितना अहम किरदार होता है एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर हम बात करते हैं कि मैनेज करने के लिए कि किस हद तक कितना पोर्शन जो है वो आपके लिए बेहतर है कि एक मैच के लिए आप मुकम्मल तौर पर फिट हो सकें, इस हवाले से क्या रूटीन होती है, आप क्या एडवाइस करते हैं अपने प्लेयर्स को? सर, खाने के बारे में तो ये है कि डिपेंड है, जो स्पोर्ट्समैन है वो खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। और एग्जाम्पल में दूँ, जिस तरह मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, कहते हैं अपने बॉडी के आप खुद डॉक्टर हैं, आपको खुद पता है कि यार मैं इतना खाऊंगा तो मैनेज कर सकता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ तक है खेलने का, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज अगर आपने करनी है, एज ए प्रोफेशनल बनना है, तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म, डाइट
अपनानी पड़ेगी, जिसमें आपने आगे जाना है। मसलों के लिए कौन सी चीज़ खानी है, बिल्डअप करना है, खाना प्रोटीन है, आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये मतलब कि एज ए स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी चीज़ है कि जो और वो आपने जैसे कहा ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये वेरी करता है कि आप किसी के हो सकता है कि इम्यून सिस्टम इस हद तक स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है उस सारी सूरत हाल पे। लेकिन एक आम अगर जो फार्मूला है वो क्या आप देते हैं अपने जो प्लेयर्स को मैच से पहले? कोई इस हवाले से कोई पॉलिसी आपकी शामिल होती है या आपने उनको फ्री हैंड दिया होता है? नहीं, बेसिकली आप किसी को कोई एज ए हम प्रोफेशनल सतह पे खेलते नहीं है कि जिस तरह कोई फार्मूला दिया जाता है। जैसे आप वो होता है कि आप, क्योंकि एक कोचिंग होता है, एक डाइटिंग कोच होता है, एक फिटनेस वाला होता है, वो होता है, वो आप अगर प्रोफेशनली खेलें तो जैसे एग्जांपल हमारी लीगों में तो यही है कि बच्चा अपने आप के ऊपर खुद मेहनत करे। जिस तरह एग्जांपल मेरा बेटा है 13 साल 15 साल का माशाल्लाह, तो उस पर मैंने हार्ड डाइट पे ध्यान दिया हुआ कि नहीं बेटा तूने ये खाना है, ये करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये जाके तूने इतनी रनिंग दिन में इतनी रनिंग करनी है, ये करनी है। तो वो ये खास करके डिपेंड होता है कि अपने एग्जांपल में तो हमारा तो सिस्टम अभी जैसे मैं इसलिए भाई हम क्या क्रिकेट खेलेंगे आगे, जो हमारी यंग जनरेशन है हमने उनको, जैसे माँ बाप का हक बनता है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी डाइट पे नज़र रखें। जिस तरह हमारे यहाँ ये आजकल जंक फूड चल रहा है, ये इन फ्यूचर ये लॉन्ग लॉस्ट नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये है कि आप अपनी जितनी देसी, पहले कहते थे कि आप घी, देसी घी ना खाएं, ये ना खाएं। मैं अभी देखा है जो बॉक्सर हैं हमारे गांव में, वो देसी घी खा रहे हैं, चूरियां खा रहे हैं, ये खा रहे हैं कि माशाल्लाह ये खासतौर पर जो स्पोर्ट्समैन है उनको बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अगर हम बात करते हैं उनकी अपनी चूंकि प्रैक्टिस के हवाले से बात करें, चूंकि उन्होंने गेम्स का भी हिस्सा रहना होता है, तो दे हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस्ड डाइट जो है जिसको कहा जाता है। इस हवाले से रिजवान सुलारी साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप अब मुख्तलिफ जो हैं फोरम जो है उनको लीड भी कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे आपने क्रिकेट का भी जो प्रोग्राम है वो भी आपका एक तरफ मौजूद है। किस कदर अहमियत है इन एक्टिविटीज़ की रिजवान सुलरिया साहब के? जैसे मैं एक उसी सवाल की तरफ जो कि पहले राजा अमजद साहब से भी पूछा था कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास वक्त जो है वो दीगर सरगर्मियों का नहीं है। तो इस हवाले से किस हद तक ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को एक बैलेंस लाइफ की तरह लेके चलें कि जिसमें ठीक है काम भी हो रहा है लेकिन साथ में ये सरगर्मियाँ जो इनका जारी रहना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, बैलेंस तो हर जगह ही होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अगर एक्टिविटीज़ भी करेंगे और अपना काम नहीं देखेंगे तो वो भी मुतासर होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सोशलाइजिंग तो वैसे मरने वाले हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि घर में रह के आप देखें कोविड में सबसे ज़्यादा तलाक़े, मेंटल हेल्थ जो है वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा तलाक़े कोविड में हुई हैं। अच्छा, ये आप बतौर वकील ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मतलब आप ये समझते हैं ये 2 साल में जितने केस आपके पास फैमिली मैटर्स आए हैं इससे पहले इतनी तादाद में नहीं आए। बच्चे भी सबसे ज़्यादा पैदा हुए और तलाक़े भी सबसे ज़्यादा, ये दोनों। क्योंकि इसमें देखें आप हर वक्त घर पर एक लड़ाई झगड़ा भी होगा, चीज़ें भी बढ़ेगी। डेफिनेटली सोशलाइजिंग पाकिस्तान में जिस तरह याद है, जैसे आप पूछ रहे थे रमज़ान के वाले से, रोज़ा रखते ही हमने नमाज पढ़ के सीधा ग्राउंड में पहुंच जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। और जब तक धूप नहीं निकलती थी लोग क्रिकेट खेलते और वापस आके सो जाते थे। ये 7 साढ़े 7 बजे तक ये खास तौर पे आपका ताल्लुक तो सियालकोट से है। सियालकोट लाहौर में तो ये भी कल्चर है ना कि शहरी के बाद बल्ला फाड़ लो तो आज भी फिर, और उसके बाद रोजा खोलने के बाद एक नया काम शुरू होता था। आपको पता है नाइट क्रिकेट होती थी, नाइट क्रिकेट होती है। जी जी, टूर्नामेंट जो है वो कायदा करवाए जाते थे, हर चीज होती थी। अभी इधर हम मिस करते हैं उन चीज़ों को, और मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किस तरह क्या करें कि शाम की क्रिकेट जो है ना वो, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है यहाँ पे रोजे के दरमियान, तो उसमें वो इजीली मैनेज हो सकता है, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर। कि अगर आप शाम की क्रिकेट शुरू करें किसी तरीके से कि जिसमें लाइट्स वाइट्स हो और वो एक पूरा सिस्टम हो, माहौल जो है वो बड़ा अच्छा हम इसमें कर सकते हैं। सॉरी मैं अच्छा, फ्लड लाइट क्रिकेट, फ्लड लाइट मैं भी एक बात ऐड करता हूं, फ्लड लाइट क्रिकेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना अभी तक कॉमन नहीं है। सर मैं यही इसलिए भाई आपकी बात कि हम पहले बंदे हैं ब्रिटानिया क्रिकेट लीग जिन्होंने इस मुल्क में फ्लड लाइट टूर्नामेंट करवाया था। आपको शायद याद होगा 3-4 साल पहले, कोविड से पहले इसलिए भाई हमने वैलेंटाइन पार्क क्रिकेट इधर करवाया था। तो हमने ये ट्रेंड शुरू किया था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद ये हुआ कि पिछले साल भी हमने 5-6 ग्राउंडों से रब्ता किया है। हम पहली लीगें जो फ्लड लाइट नाइट करवा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहा है। लेकिन पिछले साल ये हुआ कि वैलेंटाइन वाले उन्होंने हमें रिफ्यूज़ किया। ये क्या नाम है, 5-6 ग्राउंड है जिन्होंने हमें ये इजाज़त दी है कि आज कोविड की वजह से। तो इन्होंने तो जो वैलेंटाइन पार्क है, इन्होंने कहा कि जी ये वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है रात को, इसलिए उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी।
राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली मेरा राइट। इसमें थोड़ा सा आइडिया ये है कि अगर हम को बड़ा यूनिट नहीं होता जो सनती यूनिट्स होते हैं उसमें इंडोर क्रिकेट जो है उसको रमजान में रखें। एक तो ठंड जो है उसमें लोग बाहर बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। अब तो मैंने देखा है वो लॉर्ड्स में भी बाकायदा इसके हवाले से पूरी वो एक इंडोर का मौजूद है सिस्टम, और बाकी भी जगहों पे एक फैसिलिटीज जो है वो दी जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग राय साहब इसमें बाकायदा बिल्कुल किया जा बेसिक सकता है। हमारा प्लान चल रहा है शहजाद सलीम यासीन साहब जो माशाल्लाह किसी तारुफ के महताज नहीं है, जी। जो जिस बेसिकली मेरी लीग के वैसी मेन था मैं उन्होंने मुझे भी क्रिकेट में लाने वाले एलियट डेविस क्रिकेट लीग को वो करते हैं ना, जी सलीम जी भाईजान, उनके साथ मेरा और उनका एक ये आज चल रहा है कि हमने एक ग्राउंड पे बात की है जिसमें ये है कि हम खुद अपनी लाइटें ले लेंगे और उसके बाद हम कभी भी जिसको भी जरूरत होगी हमसे हायर करके ले जा सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, मुख्तसरन रिजवान सुलरिया साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम नाजरीन को इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें और उसके बाद कोशिश करें कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करें और कम्युनिटी के लिए जितना वर्क हो सकता करें। थैंक यू वेरी मच। जी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, प्लीज़ जितना भी, ये नहीं कि इतना ज़्यादा करें, जितना भी हो सके प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सुलरिया साहब, राजा अमजद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनन आपकी आमद से प्रोग्राम को 4 चांद लगे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से। शहनाज आपा, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुई और हमारे तमाम जो इस हवाले से नाजरीन देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच के फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नाज़रीन, ये जो माह रमज़ान है ये हमारी ज़िंदगियों में हम नहीं जानते, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती है कि अगले साल हमें ये मिलना है कि नहीं मिलना है। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत पैशन के साथ इस माह रमज़ान में अपने वो तमाम जो काम, शायद एक्टिविटीज़ जो रोज़मर्रा ज़िंदगियों में होती हैं, उनको अगर आप थोड़ा साइड पर कर भी देते हैं और इस पर फोकस करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अपनी एक अहमियत है। और ये वो महीना है कि जिसमें जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और जन्नत का फरमाया ये भी गया है कि एक दरवाज़ा ऐसा है कि जिसको रयान कहा जाता है, और जब तक आखिरी रोज़ादार उसमें दाखिल नहीं हो जाता वो खुला रहेगा, और जब रोज़ादार तमाम उसमें दाखिल हो जाएंगे वो बंद हो जाएगा। तो वो हम सब का एक जोश और जज्बा यही होना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी की तैयारी का मौका हमें ये जो माह रमज़ान है वो फराहम करता है। एक बार फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान राजा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।